हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अभी तक आप उन सारी चीज़ों को रिवाइज कर चुके होंगे जो मैंने चैप्टर 5 में पढ़ा रखा है आप लोगों को। अब तक हमने स्टोरी में देखा कि किस तरीके से इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया गया और किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस ने अलग अलग मुश्किलात का सामना करके खुद को ग्रो अप किया। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि पहले तो इसको अडॉप्ट करने में लोग पीछे हो रहे थे। दूसरी बात भी प्रॉब्लम ये थी कि कम लोग अडॉप्ट कर रहे थे तो ज़्यादा महंगा जो साबित हो रहा था प्रिंटिंग प्रेस। तो किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस ने महंगाई को मात दी, लोगों ने इसको एज अ बिजनेस किस तरीके से एक्सेप्ट करना शुरू किया और किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस ने एज अ ट्रेड लोगों को प्रॉफिट ला के दिया एंड देन इसने एजुकेशन को आपका बूस्ट दिया। इन सारी चीज़ों को हमने अपने पहले 2 लेक्चर्स में देख रखा है। अगर अभी तक आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है, जाकर उन लेक्चर्स को देखिए, अपना कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए, देन आकर के अभी यहाँ सब कहानी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले वो ये बात करेंगे, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रिंटिंग प्रेस उस वक्त डेवलप हो चुका था एज अ ट्रेड, लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि जो क्वालिटी थी बहुत ज़्यादा पुअर हो रही थी बेसिकली कलर के मामले में। ऐसा तो कलरफुल चीज़ें प्रिंट हो नहीं रही थी और अगर हो भी पा रहे थे तो उनका जो क्वालिटी था वो बहुत ज़्यादा पुअर था, यानी कि कलर कंटेक्स्ट बहुत अच्छे तरीके से नहीं आ पा रहा था वहाँ पर। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए, इसी चीज़ में डेवलपमेंट लाने के लिए एक शख्स का नाम आता है जिनका नाम है उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है आपका। यह समझ लो कि ये प्रिंटिंग प्रेस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस को पूरे तरीके से रिवोल्यूनाइज करके रख दिया था। और अगर चैप्टर 5 से क्वेश्चन बनता है तो 4 मार्क्स का, मोस्ट प्रोबेबली वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन यही होता है कि किस तरीके से, इफ सिंपल पूछा जाता है, राइट द रोल ऑफ उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी इन फ्लरिशमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत ही मेन कैरेक्टर है। मुझे उम्मीद है अब तक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको करना एक छोटा सा काम, कॉपी कलम निकालिए, अपनी काहली को उठा करके किनारे पटक दीजिए और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जैसा कंटेंट आपको यहाँ मिलता है वैसा और कहीं नहीं मिलेगा। चलिए हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। तो उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी, इनका जन्म हुआ था 1863 ईस्वी में और इनकी मौत हुई थी 1955 में। इनकी जो पैदाइश हुई थी, ये आपका एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है आपका मेमन सिंह। डिस्ट्रिक्ट का नाम ही मेमन सिंह है। ठीक है, मेमन सिंह डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जो आज मौजूदा टाइम में वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश, हाँ, मौजूदा अभी के टाइम में जो बांग्लादेश है वो उस टाइम मेमन सिंह डिस्ट्रिक्ट के नाम से आपका फेमस था। वहाँ पे इनकी पैदाइश हुई। अब जहाँ इनकी पैदाइश हुई वो जगह बहुत ज़्यादा हरियाली वाला था, यानी कि वहाँ पे खेत खलियान थे, तालाब थे, बागीचे वगैरह थे। तो इनका जो बचपना गुजरा है काफ़ी हरियाली वाले इन्वायरमेंट में गुजरा है। और एक चीज़ प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल बात है काफ़ी, कि जिस इन्वायरमेंट में चाइल्डहुड गुजरता है किसी का भी, तो वो मेमोरी उसके माइंड में हमेशा के लिए रह जाती है और उसी तरीके से उस बंदे का माइंड डेवलप होता है जिस तरीके से वो चाइल्डहुड में जिस इन्वायरमेंट में रह रहा होता है। इस बात से तो आप भी एग्री करते हो 100%। ठीक है, तो जिस इन्वायरमेंट में ये रह रहे थे इसी तरीके के इन्वायरमेंट से डेवलप हुए। बाद में ये कोलकाता आ गए थे हायर स्टडीज़ के लिए या काम की तलाश में, लेकिन जो चीज़, ये जो मेमोरीज आप बोल सकते हैं चाइल्डहुड में उनको मिली थी अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर वो रह रहे थे, जहाँ पर उनकी पैदाइश हुई, परवरिश हुई, वो चीज़ों ने इनका साथ नहीं छोड़ा था। वो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं बसी हुई थी, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जकड़ी हुई थी इनके दिमाग को। और इसी चीज़ ने इनको आगे बढ़ने में मदद की और इसी तरीके से इन्होंने लिटरेचर में कदम रखा। ये 2 तरीके का कामों में इन्होंने कदम रखा था। पहला तो ये लिटरेचर में आए थे, आपके लिटरेचर में बहुत सारे काम किए आपने। फिर ये कार्टूनिस्ट भी थे। तो ये जो लिटरेचर, ये कार्टून में जिनका इंटरेस्ट आया, ये उन्हीं सारे वजह का था जो इनका बैकग्राउंड था चाइल्डहुड के बारे में। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इनके चाइल्डहुड मेमोरीज़ के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं और ना ही आपको आंसर राइटिंग में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये बता दे रहा हूँ आपको। अगर आपको इनके बारे में जानने के लिए इंटरेस्ट है तो आप हायर बुक्स जो है 10th के बाद 11th 12 में आप उसमें देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बट मैं सिलेबस से अभी भटकने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए वहाँ पर नहीं जाते। ये 2 कामों में उन्होंने आपका इंटरेस्ट दिखाया और इन्हें खास इंटरेस्ट था बच्चों में। ये चाइल्ड वर्क पर ज़्यादा काम करते थे। इनके जो कार्टून बनाते थे या जो लिटरेचर में जो कहानियाँ लिखते थे, पोएम वगैरह लिखते थे, ये खास तौर से बच्चों के लिए लिखा करते थे कि ताकि बच्चों को पढ़ने में मज़ा आए आपको। उसके अकॉर्डिंग कार्टून बनाते थे और अच्छी बात थी, क्योंकि बच्चों को कार्टून के थ्रू किसी चीज़ को समझाना बहुत प्रैक्टिकल है, आसान होता है। ये एक तरीके का इनके अंदर हैबिट डेवलप था हमारा, ये हो गया। अब कहानी में ट्विस्ट वहाँ पर आता है कि एक किताब था, उस किताब का नाम आप स्क्रीन पे देखिए। इन्होंने इस किताब को लिखा, इसमें जितने भी कार्टून्स थे, जो भी ड्राइंग्स थे, इन्होंने खुद बनाए। देन उसको उन्होंने भेज दिया प्रिंट होने के लिए। ठीक है, अब जब प्रिंट होने के लिए उन्होंने भेजा
तो प्रिंट होने के बाद ये किताब जब प्रिंट होके वापस आई, उन्होंने पाया कि इसमें जो ड्राइंग की जो क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी, यानी कि बहुत ही घटिया क्वालिटी वो लग रही थी। ठीक है, तो इन्हें बहुत मायूसी हुई कि भाई मैंने इतने मेहनत से बनाया लेकिन उसका मुझे सही परिणाम नहीं मिला। ये सिंपल सा बात है, किसी आदमी को भी अफसोस होगा। अब जब उन्हें रीज़न जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों, इस तरीके की ख़राब क्वालिटी की आखिर प्रिंट क्यों हुई, क्योंकि रीज़न बहुत सारे हो सकता है छापने वाले ने सही से छापा नहीं हो, काहिली की गई हो किसी भी तरीके से। लेकिन जब उन्होंने इसके रीज़न को जानने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि भाई जो डेवलपमेंट, जो टेक्नोलॉजी अभी यहाँ है लोगों के पास प्रिंटिंग प्रेस में, उसमें अच्छी क्वालिटी का कलर प्रिंट करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी ही मौजूद नहीं है जिसका यूज़ करके वो एक अच्छा कलर का टेक्स्ट वाला कार्टून या ड्राइंग को प्रिंट कर सके। तो ये इन्होंने एक प्रॉब्लम यहाँ पर इंडिकेट किया था, सॉरी इंडिकेट नहीं बोल सकते, डिटेक्ट किया। उन्हें ये मालूम चला कि ये प्रॉब्लम है। अब जब इन्हें प्रॉब्लम पता चला तो इन्होंने सोचा कि नहीं, इस प्रॉब्लम को ठीक करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बच्चों के लिए किताब लिख रहे हैं तो बच्चों की किताब में ड्राइंग का होना कंपलसरी है, और ड्राइंग अगर है तो वो एक अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, वो दिखना तो चाहिए, उसमें हर एक कलर तो उभर के आना चाहिए, तभी तो बच्चों को देखने में अच्छा लगेगा। क्योंकि बच्चों को जब देखने में अच्छा लगेगा तभी वो किताब को पढ़ेंगे। तो इनका ये थॉट था जिसके थ्रू ये आगे बढ़े, और इसी सोच के साथ 1895 में, अरे जा रहे बाबते एकदम दिमाग खराब कर देता है, 1895 में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश किया था। कब किया था भैया? 1895 में, इसको इधर ही लिखते। 1895 में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, 1895 में। जिस प्रिंटिंग प्रेस का नाम आपके बुक में है, आप लोगों ने हो सकता है पढ़ भी लिया हो, तो आपके बुक में जो नाम दिया गया है उपेंद्र रॉय एंड सन्स, उपेंद्र रॉय एंड सन्स, ये इनके प्रिंटिंग प्रेस का नाम था। ठीक है, बट पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर एक बात नोट करने के लिए है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कि वो ये बात है कि 1895 में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश किया था। उस वक्त इस कंपनी का नाम उपेंद्र रॉय एंड सन्स नहीं था। ठीक है, उस वक्त इनका नाम सिर्फ उपेंद्र रॉय ये इन्होंने रखा था। उपेंद्र रॉय एंड सन्स, ये जो सन वर्ड है, सन वर्ड जो है, ये वर्ड ऐड हुआ था 1900 में, क्योंकि 1900 में 1895 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया कंपनी को, और 1900 में इनके बेटों ने इस कंपनी में हाथ डाला, अपने उन्होंने भी काम करना शुरू किया। देन जाकर के ये जो सन वर्ड है इसमें ऐड हुआ था। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि व्हेन वर्ड सन इज एडेड टू द उपेंद्र रॉय एंड सन्स, इस कंपनी में ऐड किया गया था, तो वो साल था आपका 1900। मतलब 5 साल तक आप ऐसा मान के चल सकते हो कि भाई 5 साल तक इन्होंने अकेला ही काम किया था। 5 साल के बाद इनके बेटों ने इस काम में हिस्सा लेना शुरू किया था। ठीक है, ये चीज़ें कहानी क्लियर है आपकी। अब इस कंपनी के बहुत सारे काम हैं आपके, जो मैं आपको बुक के हवाले से ही बताना शुरू करता हूँ। हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं इन्होंने क्या क्या चीज़ें की थी। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया गया कि कलकत्ता में इन्होंने अपनी इमारत बना ली थी, जहाँ जगह का नाम है गोरपाड़ा रोड। ये जगह का नाम है आपका 100 गोरपाड़ा रोड। पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, बट यही है आपका गोर पे। यहाँ पर उन्होंने अपनी घर बना लिया था कोलकाता में। तो यहाँ पर जब उन्होंने अपना घर बनाया था तो इन्होंने क्या किया था, अपना जो क्या बोलते हैं जो कंपनी था उसको वहाँ पर फिर मतलब यहाँ पे बिल्डअप कर ली थी। यहाँ पर इन्होंने घर बनाया था 1913 में। 1913 में वो इस एड्रेस पर चले गए थे, अपना घर बना लिया था। और वो जो घर उन्होंने बनाया था, उस घर का जो नक्शा था उसे खुद उपेंद्र रॉय ने अपने हाथों से बनाया था। उसके नक्शा को उन्होंने बनाया था, उसके थ्रू उन्होंने अपना घर को बिल्डअप किया। देन इस कंपनी को भी वहाँ पर वो 1913 में लेकर के चले गए थे। यहाँ तक बात क्लियर है आपके लिए, समझ में आती है? तो अभी तक आपने कहानी में ये देखा कि यहाँ उन कंपनी स्टैब्लिश हो गए थे 1913 में। उन्होंने इस एड्रेस पर जा करके अपना कोलकाता में घर बना लिया और अपनी कंपनी को यहीं पे घर के बगल में ही उन्होंने बना रखा था। अब थोड़ा सा आगे हम लोग कहानी बढ़ाते हैं तो आपको ये बता दें कि उपेंद्र रॉय की चौधरी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे और इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जब ये कोलकाता आए थे तो इन्हें कोलकाता में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी को देखने को मिला होगा। क्योंकि आपको पता है कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे तो उनका जो मेन सेंटर हुआ करता था वो बंगाल ही था। बंगाल में ख़ास तौर से कोलकाता में वो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया करते थे। तो इस तरीके से एक तरह ये भी उनका रुझान आया। तो उनका जो इंटरेस्ट था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना हम लोग भी इस
टेक्नोलॉजी को प्रिंटिंग प्रेस में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। बहुत ज़रूरी है प्रिंटिंग प्रेस में इसको इंट्रोड्यूस किया जाए कि ताकि उसको यूज़ करके हम लोग एक अलग ही किस्म की क्वालिटी का कंटेंट आपको हम दे सकें। ये इनका सोच था, बहुत बढ़िया सोच था, जिसके थ्रू ये गए और इन्होंने अपना काम शुरू किया। जब इन्हें पता चला कि जो प्रिंटिंग प्रेस जो मशीनें हैं उसमें ख़ास किस्म का एलिमेंट्स लगने वाले हैं कुछ, जिनको बाहर से हमें मंगवाना होगा और जो काफ़ी महंगा पड़ते हैं, तो जब इन्हें ये पता चला कि भाई एक ख़ास किस्म का ब्लॉक था, एक ख़ास किस्म का ब्लॉक था जिसको इन्हें लगाना है मशीन में। जब ये लगाएंगे तो वो मशीन और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी, कलर कंटेक्स भी अच्छा आएगा। लेकिन जब इन्हें पता चला कि ये भाई बहुत महंगी है, मंगाना फ़ौरन से, इसको बाहर के देशों से मंगाना होगा, तो इन्होंने बोला कि इसको बाहर से छोड़ो, मंगाने के बजाय मैं खुद ही बनाता हूँ। इन्होंने खुद ही बनाया और खुद ही अपने कंपनी में यूज़ किया था इन्होंने सबसे पहले। इस तरीके से ये था। लेकिन जब इन्हें और एक्स्ट्रा कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ चीज़ें तो बना ली थी अपने से, लेकिन हर चीज़ तो बना नहीं सकते ना, कुछ चीज़ तो बनाए। लेकिन जब कुछ इंस्ट्रूमेंट की जब इन्हें ज़रूरत पड़ी, ख़ास तौर से हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो इन्होंने आपका एक कंपनी से, लंदन की एक कंपनी जिनका नाम था पेनरोज़ एंड को लिमिटेड, इस कंपनी का आपका नाम था। इस कंपनी से उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट क्या किए थे, मंगवाए थे। यहाँ तक कहानी क्लियर है आपकी। और जब इन्होंने कम मंगवा दिए तो इन्होंने अलग अलग चीज़ों को प्रिंट करना शुरू किया। इनकी प्रिंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छा थी, तो इन्हें बहुत जल्दी फेम मिल गया, क्योंकि इससे पहले इतनी क्वालिटी थी बहुत ख़राब थी। अब अचानक से इन्होंने बहुत अच्छा चीज़ ला के सामने रख दिया, तो लोगों ने बहुत जल्दी उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। और इनकी कंपनी बहुत ही जल्द आसमान छूने लगी थी सक्सेस, कामयाबी की, बहुत जल्द। और एक आपका वक्त आता है 1897, यहाँ तक कहानी क्लियर। अब यहाँ देखिए 1897 में इनके जो काम थे, यानी कि जो इन्होंने प्रिंट किया था, वो जा करके 1897 में उन्होंने प्रिंटिंग रसाला पेनरोज़ में आपके तहकीकी और तकनीकी मज़ामीन शाये हुए। 1897 में क्या हुआ कि पेनरोज़ नाम का एक बहुत मशहूर प्रिंटिंग प्रेस था इंग्लैंड में। ये इंग्लैंड में था आपका, बहुत ही मशहूर था। तो इनके काम इतने ज़्यादा फेम हासिल हुआ, इनको कामों को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। तो इस कामयाबी को देख करके इंग्लैंड के पेनरोज़ प्रिंटिंग प्रेस में इनके काम को पब्लिश किया गया था सबसे पहला बार 1897 में। ये चीज़ें थी आपकी। इस तरीके से इस कंपनी जब आगे बढ़े, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे विजिटिंग कार्ड वगैरह, शादी का कार्ड, कैलेंडर्स, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने प्रिंट करना स्टार्ट किया। देखो बात ये भी है कि जिस चीज़ को बहुत जल्दी सक्सेस मिलता है वो बहुत जल्दी गिर भी जाता है, ये भी एक बात है। तो जिस तरीके से ये कंपनी बहुत जल्दी इतनी जल्दी ऊंचाई पर चढ़ी थी, उसका रीज़न भी था, सिंपल रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी। लेकिन ये बहुत जल्द मुँह खा करके नीचे गिर भी गई। नीचे गिरने का ये इनका एक सिंपल रीज़न था, एकदम लॉजिकल रीज़न आपका ये था कि यहाँ तक गाड़ी ठीक चल रही थी, गाड़ी आस्ते आस्ते अपनी चली, कोई दिक्कत का मामला नहीं था। ये कंपनी बंद हुई थी 1927 में। एक बार चेक कर लेते सही बोला कि नहीं। ये कंपनी आपका बंद हुई थी 1900, इसको मिटा देते हैं ना, इसको मिटाते हैं फ़िलहाल के लिए, इसका कोई काम नहीं। खैर दोनों ही ईयर इंपॉर्टेंट है। 1929 में ये कंपनी अब तक टोटली मतलब बंद हो गई थी, लेकिन ये ईयर भी आपका इंपॉर्टेंट रखता है। 1927 एक ऐसा ईयर था भूपेंद्र किशोर रॉय एंड सन्स के कंपनी के लिए, जब इन्हें माली मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। अब आप ये सोचोगे कि जो कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, जिसके काम को लोग पसंद कर रहे थे, इतनी अच्छी बिक्री थी, वो इकोनॉमिकली कैसे वीक हो सकता है? लॉजिकल सवाल है, आना चाहिए आपके दिमाग में। नहीं आ रहा है तो आना चाहिए। लेक्चर को सुनते वक्त हर एक बात को गौर से सुना करो, ठीक है, एंड ट्राई टू इंटरप्रेट। हर एक चीज़ों पर बीच बीच में अपना दिमाग लगाओ कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो दिमाग में थॉट आना चाहिए, जब इतना अच्छा चल रहा था ये कंपनी, तो 1926 में ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी आपका इकोनॉमिकली वीक हो गई। ये आपका इकोनॉमिकली वीक हो गया था। तो इसका एक रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा सिंपल रीज़न है। इसका रीज़न था इनका पोता, बेटा नहीं, इनका पोता, उपेंद्र किशोर रॉय का पोता, जिनका नाम था सत्यजीत रॉय। इनके पोता का नाम था सत्यजीत रॉय। ये ग्रैंडसन हो गया आपके उपेंद्र किशोर रॉय का। इनका क्या मामला था कि इन्हें इस काम में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं था। सिंपल बात है। हालांकि ये क्या हो, ये ख़ानदानी काम बन गया था अपना। सत्यजीत रॉय को तो इन्हें एज अ विरासत मिली थी, क्योंकि भैया उनके
फादर ने भी काम किए होंगे, ग्रैंडफादर ने किए थे, ये इनको ऐसा विरासत मिली थी। बट इस बंदे को प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं था। अब जब इंसान को किसी काम में इंटरेस्ट ही ना हो तो वो काम चाहे आप जितना भी कोशिश कर लो उससे आप नहीं करवा सकते हो, ठीक है। ये भी आपका प्रैक्टिकली प्रूवन फैक्ट है आपका ये। तो जब इनको इंटरेस्ट नहीं था तो इनकी लापरवाही की वजह कर ये कंपनी डूबने लगी, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा चली गई, आपका क्रैश हो गया आपका। एंड फाइनली क्या हुआ, 1929 में इस कंपनी को बेच दिया गया, सोल्ड कर दिया गया, सोल्ड आउट हो गई ये कंपनी। अब बेचने का रीज़न ये था कि चूँकि कंपनी तो इकोनॉमिकली वीक हो गई थी, कर्जदार थे, बहुत सारे लोगों से मार्केट से पैसा उठा लिया गया था काम करने के लिए, लेकिन ये सही से काम को कर नहीं पाए थे। उसका रीज़न ये था कि इनको इंटरेस्ट नहीं था इस काम में, तो नॉलेज नहीं था, ये सही से इस कंपनी को चला नहीं पाए, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए इन्होंने कंपनी को ही बेच दिया। तो इस कंपनी के फिर नए मालिक कोई बने थे, लेकिन अब नया मालिक जो भी बना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो बात उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी में थी वो किसी और शख्स में थोड़ी ना हो सकता है। सिंपल सा बात है, लॉजिकल बात है यार, सोच के देखो। उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी ने ये प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया था एक थीम के साथ, अपना उनका एक मकसद था, पर्पस के साथ उन्होंने शुरू किया था कि मुझे क्वालिटी कंटेंट लेकर के आना है यहाँ पर। अब जिसने इस कंपनी को ख़रीदा होगा तो वो थोड़ी ना इस बारे में सोचेगा, वो तो सोचेगा भाई है कंपनी है, मेरे को छापना है, प्रॉफिट जनरेट करना है, ठीक है, प्रॉफिट जनरेट करना उनका ये मकसद था। बट उसके अलावा उनका मेन पर्पस था वो कुछ और था, और उस मेन पर्पस की वजह कर ही ये कंपनी इतनी जल्द बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुई थी। लेकिन वही कहते हैं कि सूरज जितनी जल्द निकलता उतना जल्द डूबता भी है, तो निकला है तो एक बार डूबना भी है उसको। तो ये डुबाने का इनका हाथ था सत्यजीत रॉय का, ऐसे इनको ब्लेम नहीं कर सकते, बट इनकी लापरवाही की वजह कर ही ये कंपनी कहीं ना कहीं इतनी जल्द ख़त्म हो गई थी। अगर इनका सपोर्ट रहता तो ये कंपनी और आगे चल सकती थी। खैर हमें उससे क्या लेना देना, ना तो अब ये दुनिया में ना उनकी कंपनी है, फ़िलहाल हम हैं, आप हैं इनके बारे में बातें करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने कोशिश की इस लेक्चर में कि पूरा इस कंपनी के बारे में आपको एक कंसाइज वे में एक नॉलेज दे सकूं जिससे आप क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सके, वहाँ मैं कामयाब रहा हूँगा। अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए मुझे अपने लेक्चर में, तो वो आप सजेशन भी नीचे कमेंट में दे सकते हैं, क्योंकि भाई मैं आपके लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, तो आप जैसा बोलेंगे आपके अकॉर्डिंग ही मैं अपने आप को इम्प्रूव करता रहूँगा। तो मेरे अंदर अगर डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट आना है तो वो आपके सहयोगिता से ही आएगी, आप सहयोग करोगे तभी ये पॉसिबल है। और आपका ये सहयोग भी चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितनी जल्दी हमारी फैमिली बड़ा होगी हम उतनी ज़्यादा और स्टूडेंट तक रीच कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि क्वालिटी कंटेंट माध्यमिक बोर्ड से रिलेटेड अभी तक यूट्यूब पर सही तरीके से अवेलेबल नहीं है, तो मदद कीजिए मेरी कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये चीज़ें पहुँच पाएँ। खैर बहुत हो गई बातें, मेन बात हमारी हो चुकी है। हम लोग बहुत जल्द मिलेगा अपने अगले लेक्चर में, जहाँ हम बात कर रहे होंगे और कुछ साइंटिफिक आपके इंस्टीट्यूशन के बारे में जिस चैप्टर में आपको दी गई है पढ़ने के लिए, कि किस तरीके से उन लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बंगाल में प्रमोट किया। एंड देन फिर हम बात करेंगे उसके अगले लेक्चर में गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। ये दो शख्स आपके इस सिलेबस में इस चैप्टर में दिए गए हैं, हमको इनके बारे में ये पढ़ना है कि इन दोनों शख्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, एजुकेशन को किस तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए और किस तरीके से एजुकेशन इंसान के अंदर में तब्दीली लाता है। ये सारी बातें हम लोग बहुत जल्द जानेंगे अपने 5th लेक्चर में। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।